मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज तारीख है 11 और 11 जुलाई के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में एशिया का लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया में बनेगा। इसके बाद टी हब की पार्टनरशिप हुई है माइटी के साथ में, डिजिटल इंडिया के साथ में। सेम ऐसे ही EESL एग्रीमेंट हुआ है नोएडा के साथ में। अब ये EESL क्या है ये हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मंगोलियन कंजूर जिसके अंदर भारत और मंगोल के रिलेशंस भी हम आपको बताएंगे कि कैसे रहे हैं। और ऑपरेशन समुद्र सेतु कंप्लीट हो चुका है। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है उसके लिए आप ध्यान दीजिए ताकि अंत तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो IAS विद हरि मोहन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को YouTube पर। और यदि आपको कोई भी गाइडेंस रिगार्डिंग कॉल करना है तो आप इधर बात कर सकते हैं। यदि आप कोई भी स्टेट PCS या UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 20 जुलाई को हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, न्यू सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपके डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे, टेस्ट डिस्कशन होगा। तो बेनिफिट होगा कि आपको जब आमने सामने की क्लास होगी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा जगह है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में। इस न्यूज़ को इस प्रकार से समझिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, पॉल्यूशन लिमिट से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और भारत की समस्या यह है कि पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं। जिसके अंदर हर साल दिल्ली हुई या मेट्रोपॉलिटन हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर काउंट होते हैं, जिससे हेल्थ पर असर पड़ता है। हेल्थ के अलावा बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं, इंसान की जो एज है वो कम होती जा रही है कंटिन्यूसली। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत को सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पॉल्यूशन पर। दूसरा पॉइंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, यानी पेट्रोल, डीजल या इस प्रकार के जो बर्निंग फ्यूल्स हैं जिन्हें जलाने से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन या CO2 तरीके की या एक तरीके से कार्बन निकलता है, कार्बन क्रिएट होता है, जिससे बहुत ज्यादा शरीर को समस्याएं होती हैं, बीमारी लगने के आसार होते हैं। तो उस फ्यूल को कम करना है, क्योंकि इसी फ्यूल के दम पर बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अपनी जो है डिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंसी और हमारे ऊपर डिपेंडेंसी का टैग लगा देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आए दिन तेल के बढ़ते हुए चार्जेस, फ्यूल के बढ़ते हुए चार्जेस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसीलिए इंडिया के आगे दो टारगेट है, एक तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना, दूसरा सोलर पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ जिससे पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन की नॉर्म्स पूरी हो और सरकार की नॉर्म्स पूरी हो और ज्यादा से ज्यादा काम भी चलता रहे, किसी प्रकार से ना रुके। तो सरकार का मेन पर्पस क्या है, एक तो सोलर पावर प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और दूसरा सरकार का प्रोजेक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना, क्योंकि ये भी एक कॉज है भारत में पॉल्यूशन फैलाने का। तो इन्हीं चीज के रिगार्डिंग आज हम आपसे दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो भारत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, रेवा अल्ट्रा मेगा पावर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होगा मध्य प्रदेश में होगा, जिसकी जो इनॉग्रेशन है प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दी गई है। अगर इस पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इस सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो इसके अंदर 750 मेगावाट अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट स्प्रेड होगा, जो कि 1590 एकड़ के अंदर चलेगा। एक कॉम्प्राइज होगा 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट्स के आधार पर, जिसमें 250 मेगा यूनिट्स होगा, हर एक लोकेटेड 500 हेक्टेयर लैंड के अंदर जो भी फैला हुआ है, जो 500 हेक्टेयर लैंड के अंदर, जिसके अंदर से 1500 हेक्टेयर सोलर प्लांट्स लगेंगे। इट वॉज डेवलप, यानी इसे डेवलप किया गया है RUMSL यानी कि रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा। ये एक जॉइंट वेंचर है जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर से ये
चलाया जाएगा। अगर हम रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट या सोलर लिमिटेड की बात करते हैं तो इसको प्रोवाइड किया जाएगा 138 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि इसको स्पार्क मिले, इसके काम को चलने में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से रुकावट ना आए। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हर साल एमिशन जो होता है वो 15 लाख टन तक का उम्मीद की जा रही है कि रिड्यूस हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से लंग्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके बाद में ब्रेक करेगा ग्रिड पैरिटी बैरियर्स को, कि बहुत ज्यादा हर बार प्रॉब्लम आती है ना कि अगर वोल्टेज लो हो गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। ग्रिड पैरिटी का मतलब अभी जैसे प्रॉब्लम आई थी कि सारी की सारी लाइट्स बंद की जाएंगी फिर शुरू की जाएंगी, तो बहुत न्यूज आई थी जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है और तालियां बजानी है या प्लेट्स बजानी, तो एक सवाल आया था कि कहीं ग्रिड फेल ना हो जाए। ग्रिड फेल ना हो जाए तो जाहिर सी बात है ऐसे जो ब्रेक्स के डर हैं वो खत्म हो जाएंगे। इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, एक तरीके से रेन्यूएबल रिसोर्स है, खर्चा बहुत कम होगा। हर साल भारत को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जितना एक्सपेंस लग रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट में आ जाएगी। दिल्ली मेट्रो विल गेट 24% ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोजेक्ट and 76% will be supplied from स्टेट डिस्कॉम ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं तो इसमें 24% की प्रोजेक्ट से सहायता मिलेगी, बाकी मध्य प्रदेश के डिस्कॉम से इनको मिल ही रही है। अगर रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को रिकॉग्निशन मिली है वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड के द्वारा। इट वॉज इंक्लूडेड इन द PMA बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग के अंदर भी इसको रिकॉग्निशन मिली है। जाहिर सी बात है इसको पूरी तरीके से सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैपिटल भोपाल के अंदर है और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए सरकार ने नोएडा गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यानी कि EESL ने मिलकर नोएडा गवर्नमेंट के साथ मिलकर जगह जगह पर कार्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिचार्ज स्टेशंस बनाए हैं। इससे पहले चंडीगढ़ ने ऐसा ही एक बैटरी चेंज करने का रिचार्ज स्टेशन बनाया जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज्यादा लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फेल होने का कारण क्या है? भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फेल होने का सबसे पहला कारण है कि प्रत्येक व्हीकल जो है बैटरी चार्जिंग के बिहाफ पर ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। 300 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है और अगर ट्रैफिक जैम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो यही रेंज जो हो जाएगी वो 150 से 180 किलोमीटर्स तक हो जाएगी, यानी कि 180 किलोमीटर्स तक हो जाएगी। और भारत के अंदर जो लोग हैं वो व्हीकल जो लेते हैं वो लगभग 10 से 15 साल के लिए लेते हैं, जिसमें अपने सारे ट्रैफिक टूरिज्म के शौक पूरे करने के लिए लेते हैं, स्टेट टू स्टेट घूमने के लिए या इस तरीके के लिए लेते हैं ताकि उन्हें कहीं रुकावट ना आए। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी, सपोज आपने 15 लाख का गाड़ी लिया और रिचार्ज की वजह से वो गाड़ी रोड पे खड़ा हो गया, बैटरी की वजह से वो रोड पे खड़ा हो गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जगह जगह पर इनको फैलाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स चल सकें और पॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाए। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वैसे भी गवर्नमेंट चाहती है कि अगले 2-3 साल में डीजल के प्राइवेट व्हीकल्स को बंद कर दिया जाए। डीजल जो यूज हो रहा है प्राइवेट व्हीकल्स में वो बंद हो जाए ताकि पॉल्यूशन की नॉर्म्स पूरी की जा सके। तो खैर इन चीजों के लिए जो आपका EESL है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इन्होंने नोएडा, यानी नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का एक स्टेशन बनाया है। यह प्रमोट करेगा पूरे नोएडा के अंदर काफी सारे चार्जिंग पॉइंट्स को ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़त मिल सके। कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर लड़ते लड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बचाना और उसको बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस एग्रीमेंट को साइन किया है AK त्यागी, जो कि जनरल मैनेजर है नोएडा अथॉरिटी के अंदर, अमित कौशिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, EESL की ऋतु महेश्वरी CEO नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर इसे साइन किया गया है। नोएडा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोविजन ऑफ स्पेस ऑफ, नोएडा इसके लिए जगह प्रोवाइड कराएगा। नोएडा यानी यूपी गवर्नमेंट जो है इसके लिए जगह प्रोवाइड कराएगी और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को लगवाएगी।
इससे काफी बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स क्या? सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, रोड्स पे ट्रैफिक कम होगा और जो अननेसेसरी गाड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसका इनिशिएटिव जो लिया गया है ये सेव करने के लिए लिया गया है कि हर साल 3.7 लाख टन का 3.7 टन का जो CO2 एमिशन होता है हर साल वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक कार्स का बेनिफिट होगा। यहां पर दो प्रकार के चार्जिंग स्टेशन होंगे, एक नॉर्मल मोड होगा और एक फास्ट चार्जिंग मोड होगा। फास्ट चार्जिंग मोड से आपकी गाड़ियां जो होंगी, हाइब्रिड व्हीकल्स जो होंगे, तेजी से चार्ज हो जाएंगे और आपको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज शामिल होंगे। इसकी जो शुरुआत की गई है नोएडा के अंदर की गई है, वैसे चंडीगढ़ में ऑलरेडी हो चुकी है, बेंगलुरु में इसके चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। धीरे धीरे इंडिया के हर सिटी के अंदर ऐसे चार्जिंग स्टेशंस बनने शुरू हो गए हैं। इसके अंदर शुरुआत के अंदर कई जगहों पर इसको यूज किया जाएगा। एक ही स्टेशन पर 20 गाड़ियां एक बार में चार्जिंग के स्लॉट्स लगाए जाएंगे, जो 13 कमीशन होंगे और 7 अनकमीशन होंगे। जो 13 होंगे कमीशन होंगे और बाकी 7 जो होंगे अभी चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अफोर्डेबल है, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते पड़ते हैं, जहां पर आपको एक इतनी सी बात समझ लीजिए, यदि आप पेट्रोल गाड़ी यूज करते हैं तो 4 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर आप चलते हैं। सपोज कीजिए आप 100 किलोमीटर गए, तो बहुत सिंपल सी चीज है, 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको मिनिमम 500 से 600 रुपए का ईंधन फूकना पड़ता है। मिनिमम 500 से 600 रुपए का ईंधन फूकना पड़ता है, ये मिनिमम है। इसके बाद जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रही हैं, इस समय जैसे 80 रुपए का पेट्रोल है तो यही व्हीकल जो है आपको 7 रुपए से 8 रुपए का पड़ता है, यानी यही व्हीकल आपको 700 से 800 रुपए का डीजल लगाएगा। तो ये एक तरीके से काफी ज्यादा कॉस्टिंग पड़ती है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अफोर्डेबल होगा। एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं, EESL की, तो इसके जॉइंट वेंचर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU इसमें इंडल्ज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन राजीव शर्मा है, मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कुमार और हेडक्वार्टर दिल्ली में। चेयरमैन किसके? ओखला के आलोक टंडन है और हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगली ऐसी ही एक न्यूज आ रही है मंगोलियन कंजूर की। इसे कंजूर पढ़ा जाता है, कई बार कंजूर की स्पेलिंग में लोग OR भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने रिलीज की है 5 रीप्रिंटेड वॉल्यूम ऑफ मनुस्क्रिप्ट, यानी इस किताब के 5 सेट रीप्रिंट किए गए हैं। अगर बात करें तो इसके 8 वॉल्यूम्स हैं, लेकिन हमने अभी 5 रीप्रिंटेड वॉल्यूम्स निकाले हैं। सेट ऑफ 5 जिसके अंदर प्रेजेंट किए गए हैं रामनाथ कोविंद जी को, जो कि इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गुरु पूर्णिमा के आधार पर 4 जुलाई को। मंगोलियन कंजूर की बात करें तो बुद्धिस्ट कॉलोनिकल, इसमें एक तरीके से बुद्धिज्म की फैलावट के लिए, इंपॉर्टेंट रिलीजियन को फैलाने के लिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिसके अंदर वहां पर जैसे कर्तव्य और ड्यूटीज को बताया जाता है, जैसे हमारी गुरु पुराण है या अलग अलग जो हमारी होली बुक्स हैं, उसमें जिस प्रकार से फैलावट की जाती है धर्म को प्रचार करने की, तो वो इसी प्रकार से इसमें भी की गई है। इसको जो बेसिकली इसकी बात करें तो 108 वॉल्यूम्स है, जिसके अंदर प्रोफेसर लोकेश चंद्र फॉर्मर MP भी रहे हैं राज्यसभा के, इन्होंने 1970 में इसे प्रेजेंट करा था। अब जो प्रेजेंट एडिशन है इसे पब्लिश किया गया है नेशनल मिशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट को। ये एक तरीके से किसी दूसरे कल्चर को सपोर्ट करना, अपने कंट्री के अंदर रिलेशन बनाना। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंट्री चाइना से पीड़ित है, इस समय इंडिया उन सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने लगा हुआ है, अच्छे संबंध बनाने लगा हुआ है। और चाइना से जितने कंट्री पीड़ित हैं उनमें ज्यादातर जो है लैंड बॉर्डर शेयरिंग है। और मंगोलिया की तो भाई 1850 से बाद की पूरी एक लंबी कहानी है, जिसके अंदर काफी लंबी लड़ाई चली थी, जिसमें मंगोलिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइना ने कंट्रोल कर दिया, कवर कर लिया। अगर आप इतिहास में 1940 से पहले 1940 का अगर चाइना का मैप देखेंगे तो चाइना इतना बड़ा नहीं था। धीरे धीरे भू अधिग्रहण यानी जमीन को हड़पने की पॉलिसीज के अंदर चाइना बड़ा होता चला गया। तो अब जो देश चाइना से पीड़ित है, भारत उनके साथ रिलेशन बनाने लगा। ये बात समझ लीजिएगा।
अब इसके अंदर अभी हाल ही में म्यांमार के साथ में म्यांमार की जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत आई थी और भारत के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए और टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए भारत से संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी में ही अगर बात करें, नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार इसे फरवरी 2003 में टूरिज्म और कल्चर को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। जो मिशन था कैरी किया गया था प्रोफेसर लोकेश चंद्रा के एक कंट्रोल में, सुपरविजन के अंदर। हर वॉल्यूम में कंटेंट्स होंगे और इंडिकेट किया जाएगा टाइटल ऑफ सूत्रा इन मंगोलियन, यानी कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, उनको यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हम ही में से एक है या हम आप में से ही एक हैं, सेम कल्चर की वजह से। भारत और मंगोलिया के रिलेशन की बात करें तो यह बात समझ लीजिएगा, जहां जहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1955 से उनके साथ बहुत ज्यादा है। इसके बाद में शुरुआत की बात करें तो क्रिश्चियन ईरा बुद्धिज्म जो था मंगोलिया के अंदर भारतीय कल्चर के द्वारा पहुंचा था, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि बौद्ध गुरु यहां से गए थे और वहां जाकर उन्होंने कल्चर की फैलावट करी थी और उन्होंने अपने आप को इतना फैलाया कि देश के संबंध उसके बाद में भी अच्छे बने और काफी ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के आधार पर भी काफी अच्छे रिलेशन है। मंगोलिया की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट इस समय खल्तमागिन भुटालुगा है, कैपिटल जो है उलान बात्रा है और करेंसी यहां पर मंगोलिया तुगरिक है। अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म की तो हरी प्रहलाद सिंह पटेल है इंडिया इंडिपेंडेंट चार्ज। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर भारत ने विदेशों से अपने नागरिकों को वापस लाने का एक जिम्मा लिया था। यह जिम्मा शुरू किया गया था 5 मई 2020 को। भारतीय नेवी ने इसे सक्सेसफुल किया 55 दिन के अंदर, जिसमें कवर किया गया है 23,000 किलोमीटर का सफर और इसे पूरा किया गया है ब्रिंग बैक होम का एक इसका तरीका था, जिसके अंदर हमें कोविड-19 की परिस्थिति में मालदीव से, ईरान से, श्रीलंका से पानी के जहाज के थ्रू अपने नागरिकों को, अपने देश के लोगों को वापस लाना था। जिस परिस्थिति के अंदर 3,992 भारतीय नागरिकों को अपने देश में वापस लाया गया है। इसमें इंडियन नवल नेवी, इंडियन नवल शिप हो गए, लैंड प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी कि जलश्वा हो गया, एरावत हो गया, इसे एरावत या आर्यव्रत कह सकते हैं, श्रदुल हो गया, मंगर हो गया। इसमें वो शिप थे जो कि हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार किए गए थे। इस ऑपरेशन की जो शुरुआत की गई थी इंडियन नेवी के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में शुरुआत की गई थी, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इस प्रकार के काफी सारे अदर सेक्शंस भी इंडल्ज थे। इनका मेन पर्पस ये था कि दोस्तों कोविड-19 की परिस्थिति में माइग्रेशन तो पॉसिबल था नहीं और इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था विदेशों के द्वारा, तो अपने नागरिकों को वापस लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसको शुरुआत करके पूरा किया गया 55 डेज के अंदर। फाइनल जो इसके अंदर बातें थी पूरी की गई। इसके अलावा वैसे भी भारत ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स चलाए जिसमें विदेशों से अपने नागरिकों को वापस लाया गया। ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप जानना चाहते तो इससे पहले एयरलिफ्ट आ चुकी है मूवी, जिसमें कुवैत से भारत के नागरिकों को वापस लाया गया था। लगभग 450 फ्लाइट्स उड़ी थी उस दिन उनको वापस लाने के लिए। अब इंडिया की नेवी के अदर एफर्ट्स की बात करें तो इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश करी अपने देश के लोगों को वापस लाने के लिए। इंडियन नेवी के लैंडिंग शिप टैंक केसरी अंडरटुक मिशन सागर, जिसने कैरी किया 580 टन फूड, मेडिकल स्टोर और दवाइयां इन सभी देशों के अंदर। जैसे दवाइयां पहुंचाई कैसे, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस आइलैंड और भी बहुत सारी जगह पर 14,000 किलोमीटर कवर किया गया 49 डेज के अंदर। इस परिस्थिति के अंदर हर तरीके की वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई जिसमें भारत सक्षम था, जिसके लिए चाहे फीड हो, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड हो, वेंटिलेटर्स हो, एयर वैक्यूएशन हो, मतलब हर प्रकार की मेडिकल सुविधा देने का प्रयास किया गया था। ऑपरेशन सुकून चलाया गया था 2006 के अंदर, ऑपरेशन राहत 2015 के अंदर यमन से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडियन नेवी इस नाम में काफी तेज है, काफी मशहूर है, जिसने ये काम पहले भी कर रखे हैं। अब इनके जहाजों की थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। आईएनएस जलश्वा की बात करते हैं L41 की, तो ये 2005 में आया था, प्रोक्योर्ड हुआ था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसको कमीशन में इंडियन नेवी में 2007 में जोड़ा गया, फॉर्मली नोन एज यूएसएस ट्रेटेंट। और इसके पास काफी सारे तरीके हैं जिसके अंदर लैंड डॉक कैपेबल कैरिंग ओवर 1000 पीपल, 1000 लोगों को ले जा सकता है।
अगर बात करें INS मगर की, तो INS मगर 1987 के अंदर भारत की नेवी में मिलाया गया था। ये जो है मगर क्लास एम्फीबियस वारफेयर है, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, नॉर्मल मोड में भी, वारफेयर के लिए भी। ये काफी ज्यादा वेपन्स को कैरी करके ले जा सकता है, जो कि इंडियन नेवी की एक तरीके से शान भी रहा है एक लंबे अरसे के अंदर। अगर INS शहदूल की बात करते हैं, तो INS शहदूल जो है ये भी दोनों तरीके से काम करता है। इसको बनाया गया है कोलकाता के अंदर, प्रिपेयर किया गया 2007 में वेस्ट बंगाल के अंदर से। केसरी की बात करते हैं तो शहदूल क्लास टैंक है, ये भी शहदूल क्लास टैंक से लॉन्च है और इंडियन नेवी का हिस्सा है, कमीशन किया गया 2008 के अंदर। INS एरावत की बात की जाए तो ये 3rd क्लास एम्फीबियस वारफेयर है, वेसल ऑफ द इंडियन नेवी, एक तरीके से भारतीय नेवी के। दोस्तों ये सारी चीजें दोनों तरीके से काम आती हैं, कई जगह इसे यूज किया जा सकता है, चाहे अटैकिंग मोड के अंदर चाहे कैसे भी। तो अब ये अगला पॉइंट आता है इंडियन नेवी के, तो एडमायरल करमबीर सिंह इसके CNS है, चीफ है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। अगली हमारे पास न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यानी माइटी की बात कर रहे हैं। माइटी पार्टनर बनती है टी हब के साथ में और हार्डवेयर स्टार्टअप्स को बढ़ाने की कोशिश करती है कि आगे भविष्य में लार्ज स्केल किया जाए। जुलाई 2020 में इसकी प्रोग्राम के पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है ताकि इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट एक्सेस हो और भारत और ज्यादा तेजी से तैयार हो सके। इसके अंदर कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा। अराउंड 10 से 15 लीडिंग स्टार्टअप कंपनीज एज सॉल्यूशन है जो इस सेक्टर में आएंगे, चाहे वो मोबिलिटी हो, एनर्जी हो, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, यानी अलग अलग कंपनीज को इनवाइट किया गया है इस माइटी के द्वारा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत को सक्षमता की तरफ ले जाया जा सके। इसमें वही कंपनी हाथ ले पाएगी जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा करेगी। इसके अंदर जो कंप्लीट टीम होनी चाहिए, उस कंप्लीट टीम का कम से कम 1 साल का फुल पास्ट का पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इन सभी चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अंदर सेल्फ प्रोडक्ट या जो अपनी एडवांटेजेस की बात है वो थोड़ा सा उसी हिसाब से होनी चाहिए जो इंडियन नॉर्म्स है। इस टीम के पास फुल फ्रीडम होगी, ओरिजिनल आइडियाज की होनी चाहिए, ओरिजिनल आइडियाज कॉपीड नहीं होना चाहिए और इस प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट हार्डवेयर के बनाए जाएंगे इसका स्टार्टअप भारतीय सरकार के अंदर होगा। इसका प्रोटोटाइप, सारी की सारी टेक्निकल कैपेबिलिटी के सीड्स यहीं पर ही चालू होंगे, यानी कि जो भी चीजें बनेंगी, तैयार होंगी, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी सेक्शन अदर कंट्री के पास नहीं होना चाहिए। इस सर्विसेज के बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट होगा कि सेलेक्टेड स्टार्टअप विल गो थ्रू बूट कैंप्स एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय टी हब, यानी कि सबसे पहली सर्विस होगी कि इसको मॉनिटर किया जाएगा टी हब के द्वारा। स्टार्टअप विल सपोर्ट टू डेवलप देयर हार्डवेयर डिजाइन एंड परफॉर्मेंस, उनको मदद मिलेगी किसी भी प्रकार के हार्डवेयर को प्रिपेयर करने के अंदर और उनको परफॉर्म करने के अंदर। प्रोग्राम प्रोवाइड्स मेंटरशिप इन एरियाज लाइक प्राइसिंग, गो टू मार्केट, इसके अंदर जो है मेंटरशिप मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी कि कैसे आगे फंड रेजिंग किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाए। फ्री ग्रांट्स प्रोवाइड होंगे सरकार के द्वारा। एडिशनल सर्विस की बात की जाए तो 1-on-1 मेंटरशिप विद बिजनेस लीडर्स होंगी इसके अंदर काफी ज्यादा। इसके अंदर एक्सेस होगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे और अलग अलग प्रकार से इस टी हब नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाएगा। अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको माइटी के साथ काम करने की। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर रवि प्रसाद हैं, रवि प्रसाद शंकर, और संजय धोत्रे इसके क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अबाउट टी हब की बात करते हैं तो रंजन नारायण है और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। एक तरीके से भारत को हर तरीके से सक्षम बनाना है, जिस भी प्रकार के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको देश में बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकताएं पड़ेंगी और खुद की सक्षमता बढ़ाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बाकी कंपनीज का भी सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।